हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेगमेंट है, जो टॉपिक है वो है यूरोप महाद्वीप की, यानी कि यूरोप आइलैंड के बारे में। इसका पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके जो बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे फैक्ट जो रह गए हैं, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज जो सेकंड पार्ट है यूरोप महाद्वीप का, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। उसमें मैंने सारे प्रायद्वीपों की जो महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है, जो पेनिनसुला है, उसकी चर्चा कर लिया था। जिसमें मैंने उसमें आइबेरिया प्रायद्वीप की चर्चा कर लिया था, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप की चर्चा कर लिया था, कोला प्रायद्वीप की चर्चा कर लिया था और जूटलैंड प्रायद्वीप की चर्चा कर लिया था। इतने सारी चीजों का मैंने बात किया था। तो अगर यूरोप महाद्वीप की मैं बात करूं, यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप का अगर एक क्वेश्चन यहां पे बनने की उम्मीद है कि विस्तार पूछ लेते हैं कि इसका पूर्व में कहां तक विस्तार है और यह पश्चिम में कहां तक फैला है। तो पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक इसका विस्तार, यानी कि इसका जो क्षेत्र है कहां से कहां तक है। अगर मैं इसका पूर्व में बताऊं तो पूर्व में या रूस की राजधानी, रूस के कहां से, मास्को से शुरू है। रूस के कहा, मास्को से। और अगर मैं पश्चिम में बोलूं तो पश्चिम में ये पुर्तगाल तक फैला है। कहां तक? पुर्तगाल। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन है। तो यह मास्को से लिस्बन तक फैला हुआ है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? ये यूरोप महाद्वीप का। तो ये आप पॉइंट लिख लेना कि जो यूरोप महाद्वीप है वो पूर्व में रूस के मास्को से लेकर पश्चिम में पुर्तगाल यानी कि लिस्बन तक फैला हुआ है। यदि अगर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि यह अगर महासागर के एस्पेक्ट में पूछेगा, महासागर और पर्वत को लेकर पूछेगा कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इसमें आप बताएंगे कि यह पूर्व में कहां, कौन से पर्वत? तो पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में कहां तक? अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। तो यदि इसके पर्वत और नदी, महासागर को लेकर पूछेगा तो यह विस्तार है। यदि इसकी राजधानी को लेकर पूछेगा कि कहां से कहां तक पश्चिम में और पूर्व में फैला हुआ, तो यह विस्तार है। और अगर ये पूछ लिया, यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कि सबसे पूर्व में यूरोप की स्थित राजधानी, अगर राजधानी के एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया, राजधानी की, तो क्या क्या पूछेगा कि यूरोप के सबसे पूर्व राजधानी कौन है? पूर्व में, तो उसकी सबसे पूर्व राजधानी क्या है? लिस्बन है। और लिस्बन किसकी राजधानी है? ये है आपका पुर्तगाल की राजधानी। किसकी? पुर्तगाल का। तो यूरोप का सबसे पूर्वी भाग क्या है? पुर्तगाल है। और उस पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। अगर आपसे पूछ लेगा यूरोप का सबसे पश्चिमी भाग कौन है, पश्चिमी भाग की राजधानी बताओ, तो पश्चिमी भाग की राजधानी आप लोग बताएंगे मास्को है। और मास्को किसकी राजधानी है? रूस की है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपका यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप का सबसे उत्तर में स्थित कौन सी राजधानी है, तो आप उत्तर में बताएंगे, यानी कि उत्तर में स्थित राजधानी। उत्तर में कौन सी राजधानी स्थित है? तो रिकजेविक। क्या है? रिकजेविक है। यह राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो यह आइसलैंड की राजधानी है। किसकी है? आइसलैंड की राजधानी है। तो यह सबसे यूरोप महाद्वीप के सबसे उत्तर में स्थित राजधानी का नाम है। यदि आपसे पूछ लेगा कि यूरोप महाद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी राजधानी है, तो एथेंस है। क्या है? एथेंस। तो यहां पे लिख लेना कि दक्षिण में स्थित राजधानी, दक्षिण में कौन सी है? एथेंस है यह राजधानी। यानी कि किसका है? ये ग्रीस का है। ठीक है ना?
तो ये आपसे राजधानी कैपिटल को लेकर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस सब को लेकर यूरोप महाद्वीप के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप हर चीज को लेकर मैंने यहाँ पे बताया कि इसका विस्तार रूस से लेकर पुर्तगाल तक, पश्चिम से पूरब के बारे में। अगर महासागर तो यूराल पर्वत से लेकर अटलांटिक महासागर। अगर आपकी राजधानी को लेकर पूछेगा तो पूर्व में जो राजधानी है वो लिस्बन, सबसे पूर्वी राजधानी। सबसे पश्चिमी राजधानी जो है वो रूस यानी कि मॉस्को है, और सबसे उत्तर में जो राजधानी रिकजेविक यानी आइसलैंड का, और सबसे दक्षिण में एथेंस यानी ग्रीस का है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है यूरोप महाद्वीप को लेकर, ठीक है ना। तो अगर ये चीज नोट हो गया है तो अब मैं चलता हूं, जो प्रायद्वीप की चर्चा की हूं, अब प्रायद्वीप की चर्चा के बाद अपने टॉपिक पे चलता हूं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर मैं अपने चलिए अब मैं बात करता हूं अगले टॉपिक की बात करता हूं। जैसे मैंने प्रायद्वीप को पढ़ा दिया, प्रायद्वीपों में मैं अब आता हूं एक दूसरे टॉपिक की बात करता हूं यूरोप महाद्वीप में, तो उसका नाम है यूके। यूके की भी यहीं पे चर्चा करना जरूरी है। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की चर्चा करना है, ये जरूरी है। तो जरा देखिए, अगर मैं छोटा सा एक मैप बनाऊं, एक छोटा सा मैप बनाऊं, तो उससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा जो मैं बताना चाहता हूं। ये है आपका यूरोप महाद्वीप, ये है आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है ना। यूरोप महाद्वीप में यह जो देश है, यह देश, ये जो देश है इसको बोलते हैं पुर्तगाल, और ये जो देश है इसको बोलते हैं स्पेन। और पुर्तगाल और स्पेन के बारे में मैंने बात किया है, जो आइबेरिया प्रायद्वीप को लेकर चर्चा मैंने किया था। आइबेरिया प्रायद्वीप के ये दोनों हिस्से हैं। अब मैं बात करता हूं फ्रांस को लेकर। किसको लेकर? फ्रांस को लेकर मैं चर्चा करता हूं। तो फ्रांस को लेकर अगर मैं चर्चा करूंगा तो उस पर आप लोगों को बात बताऊंगा। तो क्या है, एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा है, देख लेते हैं किसका फोन है। चलिए, तो अगर मैं इसमें बात करूं फ्रांस को लेकर, तो देखिए यूनाइटेड किंगडम के जस्ट, यानी कि ये फ्रांस है, फ्रांस के जस्ट ऊपर एक देश है, एक छोटा सा द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह को बोलते हैं हम क्या? यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ये है, और ये किसके ऊपर है? तो ये फ्रांस के ऊपर है। तो इसी की मैं चर्चा करता हूं, इसे बोलते हैं यूके। तो ये है हमारा यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम की मैं अगर बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम में आपके दो देश शामिल हैं। कौन कौन से? एक है ग्रेट ब्रिटेन और एक है उत्तरी आयरलैंड। तो देखिए, ये है आपका दक्षिणी आयरलैंड। क्या है? ये आपका दक्षिणी आयरलैंड है, दक्षिणी आयरलैंड। और ये वाला जो छोटा है इसे बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी आयरलैंड बोलते हैं। और ये पूरा सम्मिलित रूप से ये है हमारा यूके। ये क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है। ये यूके नहीं, इसे हम मैं लिख देता हूं ग्रेट ब्रिटेन। ये क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। अब मैं अगर यूके की बात करूं तो यूके में दो देश शामिल होंगे। पहला होगा आपका ग्रेट ब्रिटेन, पहला क्या शामिल होगा? ग्रेट ब्रिटेन। और दूसरा इसमें शामिल होगा उत्तरी आयरलैंड। कौन शामिल होगा? उत्तरी आयरलैंड। इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल होगा। अब यूके के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसमें तीन देश आते हैं। इसमें ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन में तीन शामिल हैं। तो पहला है जो इसमें है उसका नाम है वेल्स। क्या नाम है? वेल्स है। और जो दूसरा है वो है स्कॉटलैंड, और जो तीसरा है वो है इंग्लैंड। तो इसको लिख लेते हैं। तो इसमें पहले पे मैं लिखता हूं इंग्लैंड। कौन आएगा? इंग्लैंड आएगा। दूसरे पे आएगा स्कॉटलैंड। कौन आएगा? स्कॉटलैंड। और तीसरे पे आएगा वेल्स। कौन आएगा? वेल्स। इन तीनों समूहों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या है? ये ग्रेट ब्रिटेन है। यानी कि वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के समस्त भाग को हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और यह ग्रेट ब्रिटेन, यही पूरा ये वाला हिस्सा है। इसमें स्कॉटलैंड आएगा, इसमें आपका इंग्लैंड आएगा, और इसमें आपका वेल्स आएगा जो किनारे है यहां पर।
तो ये हो गया। और ये ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को मिला के हम क्या बोलते हैं, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अब अगर मैं ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी को लेकर बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है, लंदन है। इसकी राजधानी क्या है, लंदन है। जो ग्रेट ब्रिटेन यह वाला द्वीप है, छोटा वाला जो द्वीप है, उसकी राजधानी आपकी क्या है, लंदन है। ठीक है ना, तो लंदन हो गई। अब मैं अगर बात करूं उत्तरी आयरलैंड यानी कि आयरलैंड द्वीप समूह की, इसकी राजधानी क्या है, डबलिन। क्या है, डबलिन। तो ये भी लिख लीजिए, कभी कभी राजधानी को लेकर आपसे पूछेगा तो ये डबलिन है। ठीक, अब ये यूनाइटेड किंगडम का बात हो गई। अब यूनाइटेड किंगडम किसके ऊपर है, तो मैंने अभी बताया यह जो है फ्रांस के ऊपर है। फ्रांस के ऊपर है, फ्रांस के ऊपर स्थित है। और अगर ये फ्रांस के ऊपर है तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक चैनल है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो इसी के बीच में क्या है, इंग्लिश चैनल। क्या है, इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल इसके बीच में है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में है, तो फ्रांस और यूके के बीच में है, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में है। तो ये आप लोग याद रखना। तो अगला पॉइंट हो गया, जो पॉइंट होगा अगला कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच, इनके बीच क्या है, मैंने अभी बताया इनके बीच में इंग्लिश चैनल है। क्या है, इंग्लिश चैनल है। ठीक, अब जो ये इंग्लिश चैनल है इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, यहां से यहां तक, ये लगभग आपका 40 किलोमीटर का रेंज में है। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे एक जलसंधि पाई जाती है और वो जलसंधि जो है आपका अलग करता है किसे, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो आपसे पूछ लेगा कि वो जलसंधि कौन सी है, उस जलसंधि का नाम बताइए। तो यहां पे है डोवर जलसंधि। क्या है, डोवर जलसंधि। डोवर जलसंधि बोलते हैं। तो याद रख लीजिए, यहां पे ये बात लिख लीजिए कि जो डोवर जलसंधि है, डोवर जल संधि, ये जो डोवर जल संधि है किसको किसको अलग करती है, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है। तो ये क्या करती है, अलग अलग कर रही है। किससे किससे, तो मैंने अभी बताया कि फ्रांस को और किससे, यूनाइटेड किंगडम को अलग करती है। तो आप लोग ये लिख लेना। और ये डोवर जल संधि किसको जोड़ती है, अगर जोड़ने का काम बोलेगा कि किसको किसको जोड़ती है और किसको किसको अलग करती है, तो अलग करती है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को, और जोड़ती है, इधर है आपका उत्तरी सागर। ये क्या है, उत्तरी सागर। ये है आपका बाल्टिक सागर और ये है आपका उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर के जो समुद्र का जल है ये वाला, और इधर है अटलांटिक सागर। तो उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर के जल को आपस में जोड़ती है। यह एक माध्यम है जो उत्तर सागर का जल अटलांटिक महासागर के जल से मिल जाता है। तो हम बोलेंगे कि उत्तरी सागर को किसके साथ जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। तो डोवर जल संधि क्लियर हो गया। डोवर नहीं है ये है डोवर जल संधि, या इसे डोवर स्ट्रेट बोलेंगे, या इसे डोवर जल डमरू बोलेंगे। तो इन सभी नामों से आप लोग समझ जाना है। क्या बोलेंगे, डोवर स्ट्रेट, या फिर इसे हम बोलेंगे डोवर जल डमरू। तो ये बात हो गया। अब यहीं पे फ्रांस के किनारे, यहां पे आप देखिए, यहां पे एक गहरा खाईनुमा बना हुआ है, जो आकृति है चाप के आधार का आकृति है। यहां पे एक खाड़ी है जिसे हम बोलते हैं बिस्केक की खाड़ी। क्या बोलेंगे, बिस्केक की खाड़ी। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, आपसे पूछेगा कि बिस्केक की खाड़ी, बिस्केक की खाड़ी कहां पर स्थित है, तो फ्रांस के, और फ्रांस के किधर, पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, ये पश्चिम का इलाका ना, पूरब तो इधर है, पश्चिम इधर है और ये उत्तर है। तो उत्तर और पश्चिम के किनारे पर स्थित है बिस्केक की खाड़ी। और इधर आप लोग देखेंगे नीचे भी उसी तरह से चाप के आकार की आकृति है।
इसे हम बोलेंगे लियोन की खाड़ी। क्या बोलेंगे? लियोन की खाड़ी। लियोन की खाड़ी। क्लियर हो गया? तो फ्रांस को लेकर मैंने बता दिया आपको कि बिस्केक की खाड़ी कहां पर स्थित है, तो ये है आपका उत्तर, देखिए नॉर्थ में है और इधर पश्चिम में है, तो नॉर्थ पश्चिम के आपके किनारे पर है बिस्केक की खाड़ी, और इधर साउथ में है, फ्रांस के साउथ में लियोन की खाड़ी है। क्लियर हो रहा है ये बात? और क्या है, यहाँ पे डोवर जलसंधि बनाती है, इंग्लिश चैनल बनाती है, और डोवर जलसंधि यूके और फ्रांस को क्या करती है? अलग करती है, जबकि उत्तरी सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे और है, जो मुख्य भूमि को लेकर चर्चा होती है कि फ्रांस की मुख्य भूमि में कौन कौन आता है। तो देखिए, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, और ये आपका फ्रांस है, और फ्रांस के आगे इधर है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। तो इसकी मुख्य भूमि में ये चार हैं, इनका नाम लिख लीजिए। पहला है पुर्तगाल, पुर्तगाल, उसके बाद है स्पेन, स्पेन, उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस, और फ्रांस के बाद है जर्मनी। ये इसके मुख्य भूमि का भाग है। तो अगर आपसे पूछेगा यूरोप के मुख्य भूमि के कौन कौन से देश हैं, तो मुख्य भूमि के देश हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। क्लियर हो गया? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहां पर देखिए, एक जगह पे ये पॉइंट है, यहीं पे मैंने बताया था कि यहां पे है आइसलैंड। आइसलैंड से उत्तर में इधर से एक रेखा जाती है, और जो ये रेखा है, ये रेखा इस तरह से होकर जाती है कि ये द्वीप समूह को ऐसे होकर जाती है। ठीक है ना? तो किस किस को टच करते हुए जाती है, तो मैंने ये बताया था वहां पे कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और यहीं पे है कोला प्रायद्वीप, चार को टच करते हुए जाती है। तो वहां पे मैंने फिनलैंड नहीं बताया था, तो आप लोग इसमें चार याद कर लेना कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? रूस का। जबकि ये आइसलैंड को टच नहीं करता है। 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये कितना है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। इसे क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्कटिक वृत्त किन किन देशों से होकर जाता है, तो ये आपके कहां से? स्कैंडिनेवियाई देशों से होकर जाता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप आता है। जबकि आइसलैंड को नहीं टच करता है, लेकिन आइसलैंड की जो राजधानी है रेकयाविक, इसके सबसे नजदीक स्थित है। तो आर्कटिक वृत्त के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सा है? तो वो है रेकयाविक। तो आप लोग ये चीज वहां पे सही कर लीजिएगा। मैंने फिनलैंड को बाय मिस्टेक स्कैप हो गया था कि फिनलैंड का नाम नहीं लिया था, तो यहाँ पे आपको फिनलैंड का नाम लेना है। इतना वाला क्षेत्र है नॉर्वे, इतना वाला क्षेत्र है स्वीडन, और इतना वाला क्षेत्र है फिनलैंड, और ये है आपका कोला प्रायद्वीप। तो चारों को टच करते हुए जाता है, और कोला प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? रूस का हिस्सा है। तो नोट करिए, मैंने आपको यूके के बारे में बताया, फिर आगे बताता हूं, तो जल्दी नोट करिए। चलिए, अब मैं अगर बात करूं, यूके की चर्चा हो गई, यूके की चर्चा होगी। यूके के बाद अब मैं बात करता हूं बाल्टिक देशों की चर्चा। किसकी चर्चा करता हूं? बाल्टिक देश। तो एक मैप छोटा सा बना के यहां पे मैं चर्चा कर देता हूं बाल्टिक देशों के बारे में। जो बाल्टिक देश हैं उनकी चर्चा करना जरूरी है, और यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाल्टिक देशों के बारे में बताएं। तो बाल्टिक देश जो हैं वो कहां पर है? मैप में कहां पर है? ये है हमारा यूरोप का मैप। यूरोप के मैप में यह जो है, यह क्षेत्र जो है, इसे बोलते हैं बाल्टिक सागर। क्या बोलते हैं इसे? बाल्टिक सागर बोलेंगे। यह है आपका बाल्टिक सागर। अगर यह बाल्टिक सागर है, तो बाल्टिक सागर के नीचे स्थित 3 देश हैं। एक देश, दूसरा देश और एक तीसरा देश। ठीक है ना? तीसरा देश स्थित है, तो ये है आपका तीसरा देश। ये तीसरा देश इस तरह से है। तो यह
तीन देश जो हैं इन्हें बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। किसे? बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। और यह बाल्टिक देशों का नाम है, पहला का नाम है एस्टोनिया, दूसरे का नाम है लाटविया। पहला जो है ऊपर से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर मैं जाऊं तो पहले का नाम है एस्टोनिया, दूसरे का नाम है लाटविया और तीसरे का नाम है लिथुआनिया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, इसका नाम मैं लिखता हूं। पहले का अगर मैं बात करूं, पहला तो एस्टोनिया, पहले का नाम क्या है? एस्टोनिया है, एस्टोनिया। दूसरे का नाम है लाटविया, लाटविया। और तीसरे का जो नाम है लिथुआनिया है, लिथुआनिया। ठीक, यानी कि एस्टोनिया, एस्टोनिया, ये है लाटविया और ये है लिथुआनिया। ये जो तीन देश हैं, इन्हीं तीन देशों को हम बोलते हैं बाल्टिक देश। इन तीन देशों को क्या बोलेंगे? बाल्टिक देश। ठीक, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, जो ये बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक देश, बाल्टिक देश बाल्टिक सागर के तट के किनारे स्थित हैं। तो पहले बात आ गया कि बाल्टिक देश जो हैं बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, तट पर क्या है? स्थित है। अब अगर ये तट पर स्थित है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? तट पे किधर? पूरब की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है? तो ये बाल्टिक सागर के पूरब की तरफ स्थित है, यानी कि ईस्ट की तरफ। तो अर्थात ये किधर? ईस्ट, यानी कि पूरब की तरफ स्थित है। तो लिख लीजिए, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूं। अर्थात ये बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित है, बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित है। पूर्व में क्या है? स्थित। आपसे कथन बना के पूछा जा सकता है कि बाल्टिक देश बाल्टिक सागर के पश्चिम में स्थित है कि पूर्व में स्थित है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाल्टिक सागर है और इसके ईस्ट में यानी कि पूरब में स्थित ये तीनों देश हैं जिन्हें बाल्टिक देश के नाम से कहते हैं। कौन कौन से नाम है? पहले का नाम है आपका एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अगर मैं पूछूं कि ये जो बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक देश जो है, बाल्टिक देश की जो सीमा है, सीमा यानी कि किस किस से अपनी सीमाएं बनाती हैं। तो अगला अगर मैं पॉइंट करूं कि इसकी सीमा कहां कहां तक लगती है, तो मान लीजिए कि यह बाल्टिक देश है, यह गोला जो है बाल्टिक देश है। इसी को मैं बाल्टिक देश यहां पे बना दे रहा हूं कि इसके तीन हिस्से हैं, 1, 2, 3, और यह बाल्टिक देश है। तो बाल्टिक देश के आपके इस साइड में देखेंगे, यानी कि नॉर्थ और किधर? वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में आपको सागर दिखाई दे रही है, तो इधर साइड में आपका क्या है? बाल्टिक सागर है। इधर साइड में क्या है? बाल्टिक सागर है। क्लियर हो गया? और इस साइड में आपको देखेंगे तो इस साइड में रूस है, यानी कि यह क्षेत्र आपका किसका है? रूस का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये ईस्ट यानी कि पूरब में। पूरब में कौन है? रूस है इसके। तो और अगर मैं बात करूं तो रूस के नीचे इस साइड में यहां पे कौन सा देश है? ये तो हो गया रूस। यहां पे कौन सा देश है? इसे बोलेंगे बेलारूस। तो यहां पे है बेलारूस। क्या है? बेलारूस स्थित है। अब बेलारूस है तो नीचे कौन सा देश है? अगर नीचे की बात करें तो यहां पर इस जगह पे कौन सा देश है? ये, तो इसे बोलेंगे पोलैंड। तो यहां पे है पोलैंड। तो यह जो सीमा बनाता है, यानी कि अपनी जो इसके चारों तरफ से लगने वाली सीमा है, तो वो सीमा है इधर साइड पूरा पोलैंड, यहां से लेकर पूरा इसको पोलैंड घेरा है यहां तक, यहां से लेकर इसको बेलारूस घेरा है, और यहां से लेकर इसको पूरा कौन घेरा है? रूस घेरा है। और इस साइड की जो सीमा है वो बाल्टिक सागर से लगती है। तो ये इसकी पूरा सीमा है जो ये घेरे हुई है किसको? बाल्टिक देशों को। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसकी राजधानी को लेकर बात करूं
कि एस्टोनिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी तल्लीन है। क्या है, तल्लीन है। और वहीं पे आपको लाटविया की राजधानी को बोलूं तो लाटविया की है रीगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, जो इसकी राजधानी है वो है तल्लीन। क्या है, तल्लीन है। इसकी राजधानी क्या है, रीगा है, रीगा। और रीगा के नाम से ही दो चीज और समझ में आ गई जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। तो आप लोग देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आपको कुछ और समझाना है। जो इसका मैप बनेगा कुछ इस तरह से इसका मैप बनेगा। तो मैप, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यह जो है आपका क्या है, यह है आपका एस्टोनिया। दूसरा मैंने आपको बताया कि यह है आपका लाटविया। इस तरह से बनाया। तो जो लाटविया है, लाटविया ये रीगा है, तो यहां पे आपका इस जगह पे ऐसे करके यह जो आपको खाड़ी दिख रही है ये वाला, इसे बोलते हैं रीगा की खाड़ी। इसको मिटा के अच्छे से मैं बना देता हूं। इस तरह से एक बना और इस तरह से ये दूसरा बनेगा। तो यहां पे है रीगा की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र, इसे बोलेंगे रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी यानी कि बे ऑफ, बे बोलेंगे कि गल्फ बोलेंगे। जब बे बोलते हैं तो बहुत बड़े सकरे, और जो बहुत पतला होता है, सकरा नहीं, बहुत सकरा होता, पतला होता है, उसे बोलते हैं गल। तो ये सकरा है, पतला है, और जो बहुत चौड़ा होता है उसे बोलते हैं गल। तो ये आपका क्या है, गल्फ है। चौड़े वाले को बे बोलते हैं, सकरे वाले को क्या बोलते हैं। देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए, ये है चौड़ा भाग, इसे बोलते हैं बे, गल्फ नहीं बोलेंगे। और ये है पतला भाग, इसे बोलते हैं गल, गल। तो जो चौड़ा वाला इलाका होगा वो गल्फ है, जो पतला वाला इलाका होगा चौड़े वाले को बे बोलते हैं, जो पतला वाला होगा उसे गल्फ बोलते हैं। तो ये कहलाएगा आपका गल्फ ऑफ रीगा। क्या कहलाएगा, गल्फ ऑफ रीगा। कहां पर स्थित है, बाल्टिक देश के बगल में लाटविया की राजधानी रीगा के तट पे स्थित है। आप लोग इसको लिख लीजिए कि लाटविया की राजधानी रीगा जो है वो बाल्टिक देश के तट अर्थात रीगा की खाड़ी के पास स्थित है। ये है रीगा की खाड़ी। और यहाँ पे आपका यह जो क्षेत्र है यह एक खाड़ी है, इसे बोलते हैं फिनलैंड की खाड़ी। इसे क्या बोलेंगे, फिनलैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक देश है उसका नाम है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यह जो देश है फिनलैंड, ये फिनलैंड के पास है जो बाल्टिक देश में स्थित है। बाल्टिक सागर में स्थित है, देश में नहीं। तो बाल्टिक सागर में फिनलैंड की खाड़ी उत्तर की तरफ यानी कि फिनलैंड के पास, और रीगा की खाड़ी लाटविया की राजधानी रीगा जो बाल्टिक सागर के तट पे स्थित है वहीं पर है। तो आप लोग ये लिख लेना, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं लिथुआनिया की, तो इसका राजधानी होगा विल्नियस। क्या होगा, विल्नियस। तो इसको भी लिख लीजिए, इसकी राजधानी होगी विल्नियस। ये हो गया सबकी राजधानी को लेकर। और मैंने यहां पे बता दिया, ये है आपका गल्फ ऑफ रीगा, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, और ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के नाम से ही इन तीनों देशों का नाम क्या पड़ा, बाल्टिक देश। क्योंकि बाल्टिक सागर के तट के पास ये स्थित थे, इसीलिए इन तीनों का नाम पड़ गया बाल्टिक देश। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब यहां पे दूसरी बात करें कि जो ये बाल्टिक देश है समृद्धि किस लिए है, तो याद रखना प्राकृतिक चीजों के लिए, प्राकृतिक चीजों के लिए यह समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। यहाँ पे खेती के लिए बहुत स्कोप है, खेती के लिए समृद्ध है। और अगर किसी जगह पे खेती होगी तो वहां पे पशुपालन होगा, क्योंकि वहां पे चारा गाह भी होगा, वहां पे क्या होगा, चारा होगा। और चारा होगा तो क्या होगा, पशुपालन होगा। और अगर पशुपालन होगा तो वहां पे डेयरी कल्चर होगा, यानी कि डेयरी उत्पाद होगा। तो यह जो क्षेत्र है ये आपका प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में
महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पे वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह। हालांकि जो नीचे वाला है, तीसरा वाला जिसे हम लिथुआनिया कहते हैं, वहां पे थोड़ी बहुत मात्रा में आपका कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, परंतु ये दूसरे देशों से आयात करते हैं। अतः यहाँ पे खेती सर्वाधिक होती है। खेती होने की वजह से यहाँ पे चारा होने की वजह से यहाँ पे पशुपालन, और पशुपालन होने की वजह से यहाँ पे डेयरी और मांस कल्चर बहुत फेमस है यहाँ पर। तो ये हो गया आपके बाल्टिक देशों की कहानी। तो मैंने आपको यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लिश चैनल को लेकर बता दिया और बाल्टिक देशों को लेकर बात बता दिया। अब ये सारी चीज आप लोग नोट करिए, फिर आगे मैं बात करता हूं। तो नोट करिए जल्दी। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे इधर लग्जमबर्ग का क्षेत्र सुनते ही आपको समझ में आता है बेनेलेक्स देश। तो बेनेलेक्स की बात करता हूं। कौन से देश की? बेनेलेक्स देश। बेनेलेक्स देश। और बेनेलेक्स देश की अगर मैं बात करूं, किसकी? बेनेलक्स देश। तो ये जो है 3 देश हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। बे से होता है बेल्जियम, क्या होगा? बेल्जियम, ठीक। ने से होता है नीदरलैंड, क्या होगा? नीदरलैंड। और लक्स से होगा आपका लक्जमबर्ग, क्या होगा? लक्जमबर्ग। तो यहां पे 3 देश है जिन्हें इन तीनों देशों के समूह को हम बेनेलक्स देश कहते हैं। और ये बेनेलक्स देश किधर साइड में है, इसको भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहां पर है ये 3 देश, इस जगह पर है ये 3 देश, यहीं पर है, ठीक है ना। ऊपर सबसे है आपका बेनेलक्स, तो ऊपर है आपका, बीच में है आपका ये वाला, बीच में देखिए 1 2 3 देश है। बीच में है आपका नीदरलैंड। बीच में कौन है आपका? नीदरलैंड, यहां पर है, ये नीदरलैंड हो गया। ऊपर है आपका, बीच में आपका बेल्जियम, ये है आपका बेल्जियम, और नीचे है आपका लक्जमबर्ग। तो लिख लेना, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, ये है आपका नीदरलैंड, NE लिख दे रहा हूं। बीच में है आपका बेल्जियम यानी कि बेनेलक्स, PE लिख दे रहा हूं। और नीचे है आपका लक्जमबर्ग यानी कि LUX लिख दे रहा हूं। इस तरह से आप लोग समझिए। और ऊपर का जो ये बना हुआ है ये मानचित्र, यहां पे थोड़ा सा इस तरह से आप लोग बना लीजिए, ये ठीक है ना। ये इस तरह से थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा खारी टाइप में सकरा बना रहेगा। उसका रीजन क्या अभी मैं बता रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं बेनेलक्स देशों की, तो बेनेलक्स देश जो है, यहां पे इसकी राजधानी को समझिए पहले। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल, क्या है? ब्रुसेल। क्योंकि सब चीजों की राजधानी अगर आपको क्लियर रहेगी, तभी उससे संबंधित जो बातें होगी वो बातें आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर आप नीदरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। और अगर लक्जमबर्ग की राजधानी बोले तो इसकी राजधानी लक्जमबर्ग ही होगी। जो जैसा देश है उसकी राजधानी भी वैसा है। अब बात करते हैं जो नीदरलैंड है, क्या? नीदरलैंड। नीदरलैंड में मैंने इस तरह से ऐसे बनाया ना, तो यहीं पे इसकी राजधानी इसी के पास में, तट के पास में, यहां पर इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। और इसकी राजधानी के पास एक बंदरगाह है, एक बंदरगाह है, बंदरगाह। और उस बंदरगाह का नाम है रॉटरडम, रॉटरडम। ये पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। और इसी रॉटरडम के किनारे, इसी के सहारे से राइन नदी है, राइन नदी। तो राइन नदी भी इसी के जस्ट किनारे पर है, जहां से रॉटरडम बंदरगाह शुरू होता है। तो ये कहां पर है? ये आपका नीदरलैंड यानी कि ऊपर वाले हिस्से में है, ऊपर वाले भाग में है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी सीमा रेखा कहां कहां से बनती है, सीमाएं इसकी जो है किन किन देशों से यह घिरा हुआ है,
तो इधर साइड में मैंने आपको बताया कि इधर साइड में है फ्रांस, ये है इधर साइड में पूरा आपका यहां तक है फ्रांस, ये फ्रांस है, ठीक है ना। और इधर साइड में इसको पूरा घेरे हुए है कौन, जर्मनी, ये है जर्मनी, ये है फ्रांस। और ऊपर साइड में है क्या, उत्तरी सागर, ऊपर साइड में क्या है, उत्तरी सागर। तो ये तीन तरह से घिरा हुआ है। तो अगर मैं ऊपर बात करूं, ऊपर सीमा की बात कर रहा हूं, और इसमें तीनों देशों को लिख लेना। ऊपर है उत्तरी सागर, उत्तरी सागर से यह घिरा हुआ है। जस्ट इसके साइड में इधर तक इधर तक इधर तक ये है जर्मनी, जर्मनी घेरा है। और इसको पूछेगा अगर आपको बेनेलक्स देश के पूर्व में स्थित कौन सा देश है जो सीमाएं बनाता है, तो जर्मनी है। यदि आपसे पूछेगा, आपसे यह पूछेगा कि दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व ये हुआ, दक्षिण पूर्व ये हुआ, इधर भी दक्षिण पश्चिम ये हुआ, इधर भी सब जर्मनी होगा। लेकिन जब आपसे पूछेगा आपसे दक्षिण में या फिर आपसे पूछेगा सिर्फ और सिर्फ पश्चिम में, तब आप बोलेंगे फ्रांस। तो यहां पे आपका है इधर साइड फ्रांस जो इसको घेरा हुआ है। तो ये है पूरा इसका स्कोप जो ये सीमाएं बनाता है, दो देशों से सीमाएं बनाता है, एक जर्मनी से एक फ्रांस से, ठीक है ना। और फ्रांस के ऊपर मैंने अभी आपको बताया क्या है, तो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल के ऊपर ब्रिटिश द्वीप समूह है, इस तरह से मैंने बताया था। यहाँ पे इंग्लिश चैनल, यहाँ पे डोवर जल संधि, और यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है इस दोनों के बीच में, यानी कि उत्तरी आयरलैंड और यूके के बीच में एक जल संधि पाई जाती है जिसे उत्तरी जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी जल संधि। तो आप लोग इसे लिख लेना, उत्तरी जल संधि, चैनल है ना इंग्लिश चैनल, तो उत्तरी चैनल होगा। तो आप लोग लिख लेना कि उत्तरी चैनल कहां पर पाया जाता है, उत्तरी चैनल। तो उत्तरी चैनल उत्तरी आयरलैंड और यूके के बीच में जो आपका समुद्र है वो उत्तरी चैनल के नाम से जाना जाता है। जबकि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के बीच में जो चैनल है वो इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से लिख लेना। अब अगर लक्जमबर्ग के बारे में और बात करें तो लक्जमबर्ग को यानी कि बेनेलक्स देश को निम्न भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न भूमि का देश। निम्न भूमि का देश का मतलब ही हो गया कि लो लैंड कंट्री। क्या हो गया, लो लैंड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है लो लैंड कंट्री के नाम से, बात है औद्योगिक क्रांति की। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस वक्त क्रांति के समय अब जनसंख्या भी बढ़ने लगी थी वहां पे, और जनसंख्या के लिए वहां पे खेती यानी कि खाना की जरूरत होगी, उद्योग लगाने की जरूरत होगी। क्योंकि जमीन इन देशों में, तीनों देशों में, बेनेलक्स देशों में कम थी, इसीलिए जमीन की डिमांड बढ़ी कि जमीन चाहिए। तो ये लोग क्या किए, ये देशों के लोग जब समुद्र के तट के अंदर जाके दीवार खड़ी किए। क्या किए, दीवार खड़ी किए, और वहां पर दीवार खड़ी करने के बाद वहां पे मिट्टी डाल के फिर क्या बनाए, जमीन बनाए। और जब जमीन बन गई तो वहां पर खेती करने लगे। तो यहाँ पे इनके उत्पादन का साधन खेती बन गया। लेकिन ये बीच में अब फिर बाद में क्या हुआ, धसक गया, यानी कि नीचे बैठ गया। नीचे बैठने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, निम्न भूमि का देश कहा जाता है। तो जो ये बात मैं बताया आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्यों ऐसी कहानी है और इन सब की क्या वजह है। तो इनकी सीमाएं किससे लगती है, इनकी राजधानियां क्या है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम का जो व्यस्त बंदरगाह है रॉटरडम, और वो किस नदी के किनारे है, तो राइन नदी के किनारे है, और पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कहलाता है। तो तीन देशों के समूह को हम लोग बोलते हैं बेनेलक्स देश। तो हमने क्या चर्चा कर लिया है, बाल्टिक देशों के बारे में चर्चा कर लिया है, बेनेलक्स देशों के बारे में चर्चा कर लिया है, और इंग्लिश चैनल यानी कि ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, और थोड़े से फैक्ट। तो अब इसको नोट करिए, इसके बाद कुछ और बातें को बताना है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो नोट करिए आप लोग। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो अगले देशों के बारे में, समूह के बारे में समझेंगे, वो है हमारा यूरोप में बाल्कन देशों के ग्रुप को, बाल्कन देशों के समूह को।
क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्कन देश के ग्रुप में है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और वहां से आपको कोई एक देश उठाकर दे देगा जो बाल्कन देश का होगा, बाकी तीनों देश अलग देश के होंगे जो यूरोप के ही होंगे। तो आपको अगर बाल्कन देशों के समूह के बारे में पता रहेगा तो आप काफी हद तक यूरोप के बारे में अच्छी से और जान पाएंगे। तो चलिए अगला जो हमारा है वो है बाल्कन देश। यूरोप में बाल्कन देश कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं, यानी कि बाल्कन कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो याद रखना बाल्कन कंट्रीज जो है, जो मैं डॉट डॉट लाइन बना रहा हूं, यहां तक के जो देश हैं वो आपके बाल्कन देश कहलाएंगे। यह जो पूरा क्षेत्र है, यहां से लेकर ये जो पूरा क्षेत्र है, यह क्षेत्र में जितने देश हैं सभी बाल्कन देश के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर होगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इधर का ये जो देश है, इसको, ये वाला देश, इस वाले देश का नाम है ग्रीस। क्या बोलेंगे? ग्रीस है। ठीक, इसके जस्ट ऊपर किनारे जाएंगे, यहां पर जो देश है उसे बोलेंगे अल्बानिया। क्या बोलेंगे? अल्बानिया। ग्रीस के बाद क्या है? अल्बानिया है। और इसके जस्ट ऊपर जब जाएंगे यहां पर, तो यहां पे एक देश है उसे बोलेंगे मोंटेनेग्रो। क्या बोलेंगे? मोंटेनेग्रो। अब इसके बाद आगे जाएंगे, यहां पर एक देश है इसे बोलेंगे क्रोएशिया। क्या बोलेंगे? क्रोएशिया। क्रोएशिया बोल दिए। और जस्ट इधर जब आएंगे आप, इधर क्रोएशिया के बाद देखिए ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, और क्रोएशिया के बाद फिर आ जाएगा इधर स्लोवेनिया। ये क्या है? स्लोवेनिया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्लोवेनिया। तो जो ये देश हुआ ये हुआ स्लोवेनिया। अब स्लोवेनिया के आगे जब इधर साइड में जाएंगे, यहां से आपका स्टार्ट होगा देश। ठीक है ना, ये सारे देशों का मैं समूह बता रहा हूं। तो जो ये स्टार्ट होगा यहां से, थोड़ा सा इधर जाएंगे तो यहां से एक देश स्टार्ट होगा ये। ठीक है ना। तो स्लोवेनिया के बाद जब आप आगे आएंगे तो वो होगा आपका बोस्निया। क्या आएगा? बोस्निया। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि बोस्निया। आप लोग उसी तरह से बढ़िया से मैप में बना लेना अपने नक्शे में। बोस्निया के बाद जब आगे नीचे आएंगे, यहां पर आपका पड़ेगा सर्बिया। क्या पड़ेगा? सर्बिया पड़ेगा। सर्बिया के बाद जब आगे यहां पे आएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा क्रोसोवो। क्या बनेगा? क्रोसोवो बना। ठीक है ना। और क्रोसोवो के बाद जब आगे यहां पर आएंगे, यहां पर ये जो क्षेत्र है इसे आपको बोलेंगे मेसिडोनिया। क्या बोलेंगे? मेसिडोनिया। और मेसिडोनिया के आगे इधर जब आएंगे, इधर साइड में, तो यह होगा बुल्गारिया। क्या होगा? बुल्गारिया। बुल्गारिया। और बुल्गारिया के ऊपर जब यहां आएंगे तो ये है आपका रोमानिया। क्या है? रोमानिया। इतने सारे देशों के समूह को आपको बोलते हैं बाल्कन देश। तो आप लोग ये याद रख लेना, इस तरह से जो मैंने बनाया है कि यहां से आपका शुरुआत हुआ है और किस तरह से मैंने मैप में आपको अच्छे से समझा दिया है। यही देश आपको बाल्कन देश के नाम से जानते हैं। क्या है? पहला जो है ग्रीस है, ग्रीस के बाद दूसरा है अल्बानिया, तीसरा है आपका मोंटेनेग्रो, चौथा है आपका इधर क्रोएशिया और पांचवा है आपका स्लोवेनिया। स्लोवेनिया से आगे जब इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा बोस्निया, बोस्निया के आगे सर्बिया, सर्बिया के आगे आपका क्रोसोवो, क्रोसोवो के आगे मेसिडोनिया, फिर बुल्गारिया, फिर रोमानिया। ये समस्त देशों के समूह में से कोई एक देश देकर आपको बोलेगा कौन सा देश बाल्कन देशों में आता है। और याद रखना महत्वपूर्ण है अगर आप यूरोप के इन देशों को नाम को जान लेते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको जो जो पढ़ा दिया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पे मैंने आपको आइबेरिया देश के बारे में बताया है, आइबेरिया समूह के बारे में बताया। यहां से मैंने आपको किसके बारे में? जूटलैंड देश के बारे में बताया, ये भी हो गया। यहां से मैंने आपको स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में बताया है, स्कैंडिनेवियाई देश हो गया।
फिर आगे जब मैं चला तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ये बाल्टिक देशों के बारे में बताया है कि बाल्टिक देश कौन से हैं उसके बारे में। फिर यहाँ पे आगे जब चला तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो बताया ये है बेनेलेक्स देश। क्या है? बेनेलेक्स देश के बारे में बताया, ये भी हो गया। और फिर मैं क्या क्या बताया, यहाँ पे आपको प्राइवेट इंग्लिश चैनल यानी कि ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में बताया, ये भी हो गया। और फिर मैं यहाँ पे आइसलैंड के बारे में बताया। किसके बारे में? आइसलैंड के बताया। फिर यहाँ पे मैंने आर्कटिक वृत्त के बारे में इधर से बताया कि आर्कटिक वृत्त है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है, उसके बारे में भी जानकारी दिया। तो ओवरऑल जो जानकारी दिया, एक प्रायद्वीप इधर है मैंने बताया कोला प्रायद्वीप, इसके भी बारे में मैंने जानकारी दे दिया है। तो अगर आप समस्त चीजों को जितना मैंने आपको बताया है, इन सारी चीजों को आप विधिवत ढंग से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पक्का है कि यूरोप महाद्वीप का जो इतना डिटेल में मैं ले जाके आपको ये सारा चीज करवा रहा हूं, कोई क्वेश्चन आपसे यहां से नहीं छूटेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और है जो मुझे बताना है, और वो है आपका इधर नीचे का साइड का भूमध्य सागर का क्षेत्र। ये है आपका क्या है? भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर को क्यों बताना है? क्योंकि जो भूमध्य सागर है वो यूरोप के दक्षिण भाग से लग रहा है, तो यूरोप के दक्षिणी भाग से जो लगने वाला सागर है उसकी भी अगर यहीं पे चर्चा कर लेंगे तो समस्त रूप से मैं जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप की चर्चा हो जाएगा। और उसी के आगे फिर एक और सागर पड़ता है जिसे हम बोलेंगे कौन सा? काला सागर। और फिर उसी के आगे कैस्पियन सागर। तो इन तीनों सागरों के बारे में अब अगर मैं चर्चा कर लूंगा, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, तो समस्त यूरोप महाद्वीप का जितना सारा चीज है ऊपर से लेकर किनारे से होते हुए सारी चीजों को मैं चर्चा कर लूंगा। तो आप लोग ये नोट करिए, फिर मैं आपको इन सागरों के बारे में जानकारी देता हूं। चलिए अब मैं आपको भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी के बारे में बताता हूं। तो थोड़ा सा जल्दी से मैं इसको मैप बना लेता हूं, क्योंकि मैप बनाएंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मेडिटेरियन जो सागर है, भूमध्य सागर है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको आगे अगर मैं बना दूं थोड़ा सा तो ज्यादा बेहतर होगा। ये है हमारा यूरोप का मानचित्र। जरा देखिए, नीचे है आपका भूमध्य सागर, यही को बोलते हैं नीचे वाला जो क्षेत्र है ये आपका भूमध्य सागर कहलाता है। और भूमध्य सागर आगे चल के इस जगह पे आपका एक सागर है जिसे बोलते हैं काला सागर। इसे क्या बोलेंगे? काला सागर। और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ब्लैक सी। इसे क्या बोलेंगे? ब्लैक सी। तो इस भूमध्य सागर में कितने छोटे छोटे उप महासागर हैं, छोटे छोटे, उनकी भी चर्चा कर लेते, क्योंकि कभी कभी आपसे छोटे महासागरों के भी बारे में पूछा जा सकता है। तो एक यह जगह है, इस क्षेत्र, इस जगह पे एक सागर है जो छोटा सा है, उसका नाम है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये वन के नाम से, तो इधर मैं 1 वाला लिखता हूं। इसे बोलते हैं टिरीनियन, इसे बोलते हैं टिरीनियन सागर। क्या बोलेंगे? टिरीनियन सागर। और इन दोनों के बीच में, इसको मैं थोड़ा सा और अगर सही करना चाहूं यह मैप को, तो इस तरह से यह होगा ये, और इन दोनों के मध्य में एक सागर है, इसे बोलेंगे, नंबर 2 कर देता हूं, तो नंबर 2 वाला जो है इसे बोलते हैं हम एड्रियाटिक सागर। क्या बोलेंगे? एड्रियाटिक सागर। ये हो गया। ये मैं आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो भूमध्य सागर है उसमें पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पे जो सागरों का क्रम है उसको सजाइए। तो जो मैं आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा हूं या आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ पूछेगा तो आप लोग वो सजा लेना। तो मैं इधर आपको इधर साइड से लेकर जा रहा हूं, जिसे हम बोलेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना। आगे मैं देखिए इसके नजदीक जा रहा हूं, किसके नजदीक? काला सागर यानी कि ब्लैक सी के नजदीक जा रहा हूं। तो आगे एक सागर बनेगा यहां पर, इस जगह पे एक सागर है छोटा सा, ये नंबर 3 कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये है एजीनियन सागर, नंबर 3 वाला है
एजियन सागर, ठीक है ना। ये एजियन सागर के आगे जस्ट इसकी सीमा किससे मिल जाती है? काला सागर से। तो याद रखना भूमध्य सागर के छोटे छोटे उपसागर जो आगे चलते हुए कहां तक मिल जाते हैं? ब्लैक सी अर्थात काले सागर में मिल जाते हैं। अगर इसमें मैं और बात करूं, यह है आपका इटली, इटली है। इटली की अगर मैं बात करूं, इटली की राजधानी रोम है। क्या है? रोम। तो इटली की राजधानी यहां पर जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूं, ये है रोम। ये इटली की राजधानी रोम कहलाती है। और इसी रोम के अंदर में स्थित एक देश है, रोम में स्थित एक देश है जिसे बोलते हैं वेटिकन सिटी। क्या बोलेंगे? वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है, वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी कहाँ है? जो इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी रोम है। रोम के अंदर में स्थित एक देश है जिसे वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं। और यह विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश अगर पूछा जाएगा तो यही है, विश्व का सबसे छोटा देश। छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी है। और वेटिकन सिटी की यदि बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या 940 के करीब है। कितना है? 940 लोग ही यहाँ पे रहते हैं। सोचिए इतना छोटा देश है कि जहाँ पे सिर्फ 940 लोग रहते हैं। और इसकी जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो यह है 0.44। कितना है? 0.44 इसके घनत्व की अगर बात करें। और सबसे कम घनत्व वाला देश यही है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी क्या है? सबसे कम घनत्व वाला देश, सबसे कम घनत्व वाला क्या है? देश है। वो क्या है? वेटिकन सिटी। नंबर दूसरे पे अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व का दूसरे स्थान पे छोटा देश कौन सा है, उसके बारे में बताओ, तो ये है आपका फ्रांस की सीमा। और ये है इटली। ये इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक देश है। और इस देश का नाम हम नंबर 4 कर लेते हैं। ये है आपका नंबर 3, नंबर 4। तो जो देश है उस देश का नाम है मोनाको। क्या नाम है? मोनाको। मोनाको क्या है? विश्व का सबसे दूसरे नंबर पे छोटा देश, विश्व का दूसरा छोटा देश, दूसरा छोटा देश है। विश्व का दूसरा छोटा देश होने के नाते यदि आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा छोटा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो यह है मोनाको। इसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। छोटा होने के बावजूद जनसंख्या घनत्व इसका क्या है? सर्वाधिक है, सर्वाधिक। ये बात हो गई। वेटिकन सिटी के बारे में मैंने बताया कि सबसे छोटा देश है, सबसे कम घनत्व वाला देश है, जनसंख्या 940 के करीब है और जो इसका घनत्व है 0.44 है। लेकिन इसके बाद भी वेटिकन सिटी एक और चीज के नाम से जाना जाता है। पूछ लेगा कि इटली में कौन सा देश है जो स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध का मतलब लैंड लॉक, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। तो ये राजधानी रोम के अंदर में स्थित वेटिकन सिटी है। अतः यह जो है स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध देश कहां में? इटली में। इटली में। उसका क्या नाम है? उसका नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी के अलावा इटली में इधर साइड में, कहां पे? यहाँ पूरब साइड में एक और देश है जिसे बोलते हैं सैन मैरिनो। क्या बोलते हैं? सैन मारिनो बोलते हैं। तो सैन मारिनो जो है इटली में पूर्वी तट पर, ये देखिए इधर साइड में एकदम ईस्ट साइड में है, पूर्वी तट पर स्थित स्थल रुद्ध देश है। तो दूसरा देश क्या नाम है? सैन मैरिनो। सैन मारिनो। यह भी दोनों क्या है? स्थल रुद्ध देश है। कहां के? इटली के। पहला क्या है? वेटिकन सिटी। दूसरा क्या है? सैन मैरिनो। सैन मैरिनो कहां है? इटली के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि वेटिकन सिटी वो पश्चिमी तट पर स्थित है। और वो वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के अंदर में स्थित है। तो यह बात इटली के बारे में हो गई। इटली की अगर बात छिड़ी है तो इटली में सक्रिय ज्वालामुखी की भी चर्चा इसी वक्त कर लेते हैं। इटली की जो सक्रिय ज्वालामुखी है तो उसके सक्रिय ज्वालामुखी की भी चर्चा करते हैं।
ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यानी कि वैल्केनो। और कैसी ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी इटली में है और पहला का नाम है, इटली में स्थित यहां पर एक क्या है, देश स्थित एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप। क्या नाम है उसे? सिसिली द्वीप कहते हैं। और उसी सिसिली द्वीप पर एक स्थित ज्वालामुखी है जिसे बोलते हैं माउंट एटना। तो लिख लीजिए, सिसिली द्वीप पर, सिसिली द्वीप पर स्थित क्या है? माउंट एटना। माउंट एटना यह क्या है? ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है और यह सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना ही है, जो कहां पे पाई जाती है? सिसिली द्वीप पर, जो इटली के दक्षिण में स्थित है और इटली में ही, इटली के पास में है, इसीलिए इटली में कहा जाएगा। और इटली में ही एक स्थान है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ये स्ट्राम्बोली इसी सिसिली द्वीप के थोड़ा सा उत्तर में, नॉर्थ में पाई जाती है और वहां पे एक द्वीप है जिसे बोलते हैं लिपारी द्वीप। क्या बोलते हैं? लिपारी द्वीप। तो लिख लीजिए, जो दूसरा ज्वालामुखी है उसे बोलते हैं लिपारी द्वीप पर स्थित है। कहां पर है? लिपारी द्वीप पर स्थित है और उसे बोलते हैं स्ट्राम्बोली। क्या बोलते हैं? स्ट्राम्बोली। यह भी सक्रिय ज्वालामुखी पे आता है, जो किसका हिस्सा है? इटली का हिस्सा है, इटली में आएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा दो ज्वालामुखी हो गया। और स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर की चर्चा कर रहे हैं, तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? लाइट हाउस। लाइट हाउस भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया स्ट्राम्बोली, जो कि कहां पर स्थित है? सिसिली द्वीप के थोड़ा सा उत्तर में स्थित यहां पर है, जो लिपारी द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यह भूमध्य सागर का क्या है? लाइट हाउस है। इटली में ही, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। रोम के अंदर में स्थित बसा हुआ एक देश है जिसे नाम बोलते हैं वेटिकन सिटी, जो सबसे छोटा है। ये क्यों मैं इतना सारा बताया? ये भूमध्य सागर के आसपास के जो कंडीशन है, जो बातें हैं, वो मैं ये बता रहा हूं। भूमध्य सागर में दो देश हैं जो आते हैं, किसमें? एशिया में आते हैं। एक है यहाँ पे भूमध्य सागर के बीचों बीच में यहाँ पर है, इसे बोलते हैं माल्टा। तो ये 5वां नंबर मैं दे रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 5वां नंबर। ये है आपका माल्टा। क्या है? माल्टा है। और एक देश यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, ये यहीं पे है आपका तुर्की है। तुर्की के जस्ट नीचे है साइप्रस। तो इसका नाम मैं 6वां दे देता हूं, ये है आपका साइप्रस। ये क्या है? साइप्रस है। ये जो दोनों देश हैं, ये आपके यूरोप में नहीं आते हैं। ये यूरोप में नहीं आते, बल्कि ये किस में आते हैं? एशिया में आते हैं। ये दोनों देश किस में आते हैं? एशिया में आते हैं। क्लियर हो रहा है? जबकि सिसिली द्वीप किस में आता है? यूरोप में आता है। क्लियर हो रहा है? तो ये चीजें जो थी आपको मैंने बताया। अब आगे इसमें जो बात है उसको बताना जो है, वो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके बारे में और बात करते हैं। तो नोट करिए पहले इन सारी चीजों को। चलिए दोस्तों, अब मैं भूमध्य सागर के बारे में कुछ और जानकारी बताता हूं। भूमध्य सागर ये बीच का क्षेत्र है। इस बीच के क्षेत्र में अगर हमसे पूछा जाएगा कि भूमध्य सागर से सटे हुए सभी देशों को बताइए कि कौन भूमध्य सागर की सीमा से लगा है, आपसे कोई क्वेश्चन देकर एक वहां पे लगा देगा, बाकी और नहीं। तो आप लोग भूमध्य सागर की सीमा से सटे हुए देशों को क्रमबद्ध रूप से जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से याद करेंगे तो बेहतर होगा। कोई ट्रिक नहीं, 4 बार 6 बार जब आप देख लेंगे तो आप इसके स्थान से भी परिचित हो जाएंगे। तो देखिए, यह वाला जो क्षेत्र है, मैं यूरोप के इस क्षेत्र से चलता हूं और आपको बताता चलता हूं। जो यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र, इसको मैं लिखता हूं 1। तो ये आपका पहला जो क्षेत्र है, ये बोलते हैं स्पेन। क्या बोलेंगे? स्पेन। स्पेन के बाद फिर आगे जब मैं जाऊंगा तो ये होगा 2, इसे बोलेंगे
आपका फ्रांस, स्पेन के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद जब आगे जाएंगे तो ये आपका क्षेत्र हो जाएगा इटली। तो तीसरा वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, इटली। क्या होगा, इटली। आगे मैं जब जाऊंगा इटली के आगे, यहां पे इटली के आगे यहां पे 3 देश छोटे छोटे हैं, ये इन तीनों देशों को, ये है 3 और इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 6। जो ये 3 छोटे छोटे देश हैं, इन 3 छोटे छोटे देशों को, पहला है क्रोएशिया, इधर आ जाएगा क्रोएशिया, ये है आपका मॉन्टेनेग्रो और ये है आपका अल्बानिया। तो ये तीनों लिख लेते हैं। पहला है ये क्रोएशिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया हो गया। फिर आ जाएगा पांचवा आपका मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो के बाद फिर आपका आ जाएगा, 1 मिनट मार्कर देखते हैं, हाँ, मॉन्टेनेग्रो के बाद फिर आ जाएगा अल्बानिया। क्या आ जाएगा, अल्बानिया, अल्बानिया। और फिर ये छठा वाला है, छठा, इसे बोलते हैं ग्रीस। 6 हो गया ना, 7वां ये क्या है, 7वां है, तो ये बोलेंगे हम ग्रीस। तो इधर मैं लिखता हूं 7वां, ये हो गया ग्रीस। आगे मैं चलूंगा तो इधर साइड का ये जो पूरा क्षेत्र है ये हम लिख लेते हैं 8वां। तो 8वें पे आ जाएगा तुर्की। क्या आ जाएगा, तुर्की। क्लियर हो गया। तो ये यूरोप के ऊपर से मैं आपको इधर क्या बोलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ सीधे लेके चला हूं। जितने सारे देश आ रहे हैं, सारे देशों को मैं क्रमबद्ध रूप से अच्छे से आपको बताता चलता चला जा रहा हूं। तो अब आएगा इधर साइड के देश। तो इधर साइड में मैं बना देता हूं 1 2 3, ठीक है ना। तो मैं इधर लिख देता हूं 9 10 11। तो ये हो जाएगा। अब इधर से मैं चलता हूं, इधर 8 हो गया, ऊपर से नीचे इधर मैं चलूंगा। तो ऊपर से नीचे जब मैं चलूंगा तो ये हो जाएगा सीरिया, ये हो जाएगा लेबनान, ये हो जाएगा आपका इजराइल। तो सीरिया, लेबनान और इजराइल। तो चलिए, ये हो जाएगा सीरिया, सीरिया, ये हो जाएगा लेबनान, लेबनान, और ये हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा, इजराइल। इधर का क्लियर हो गया पूरा। अब मैं अफ्रीका महाद्वीप में ये सब घुस चुका हूं। अफ्रीका महाद्वीप में अब इधर साइड में चलता हूं, इधर साइड में। तो मैं इधर बनाता हूं 12 और इधर बनाता हूं 13 और इधर बनाता हूं 14। क्लियर हो गया। अब ये हो जाएगा मिस्र। 12वां वाला क्या हो जाएगा, मिस्र। ये हो जाएगा 13वें वाले की अगर मैं बात करूं तो लीबिया। मिस्र के बाद क्या हो जाएगा, लीबिया, और उसके बाद मैं बताऊंगा ट्यूनीशिया। तो मिस्र, लीबिया और ट्यूनीशिया। तो इसको भी लिख लीजिए। क्या हो गया, मिस्र, फिर आ जाएगा 13वां लीबिया, लीबिया, फिर आपका 14वां हो जाएगा ट्यूनीशिया। क्या हो जाएगा, ट्यूनीशिया। और ये आपको मैंने बता दिया था, ये क्षेत्र क्या है, ये मोरक्को है, ठीक है ना। और ये क्षेत्र आपका क्या है, अल्जीरिया है। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16। तो यहां पर मैं लिखता हूं 15, क्या है, ये अल्जीरिया, अल्जीरिया हो गया। अल्जीरिया के बाद ये हो जाएगा मोरक्को, मोरक्को। तो ये सारे जो देश हैं आपको याद रखना है, ये सारे देश आपको मैंने क्रम से याद कराते हुए चला है। क्रम से इधर से लेकर जाएंगे और इधर से लेकर आएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन से ऐसा देश है जो भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। तो आप इस तरह से अगर याद कर लेंगे, हमारे दिए हुए कोई ट्रिक नहीं है, और इस तरह से आपको स्पेस भी, लोकेशन भी पता चल जाएगा। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा कंठस्थ होगा। कोई ट्रिक से याद ना करना। तो ये आपको सीमा बनाते हुए देश, भूमध्य सागर से, क्या है ये, भूमध्य सागर से क्या कर रहा है, सीमा बनाता हुआ देश, सीमा बनाता हुआ देश। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भूमध्य सागर से क्या कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। तो ये हो गया आपका सीमा बनाने वाले देश। अब भूमध्य सागर में अगला जो बात होगा कि भूमध्य सागर में
द्वीप कौन कौन से हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं उनके भी बारे में आपसे कभी कभी पूछ लेगा। तो मैंने अभी आपको बताया, इधर है सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप, इधर मैंने आपको अभी बताया लिपारी द्वीप है, इधर मैंने बताया आपको माल्टा द्वीप है, माल्टा द्वीप है, और इधर मैंने आपको बताया तुर्की के पास में साइप्रस है, साइप्रस है। तो ये सारे द्वीप जो है, और भी छोटे छोटे द्वीप सब द्वीप हैं, उनके भी नाम आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो पहले लिखता हूं सिसिली, सिसिली द्वीप, फिर मैं लिखता हूं लिपारी, लिपारी की बात करता हूं, फिर मैं आगे लिखता हूं माल्टा, माल्टा द्वीप, फिर मैं लिखता हूं क्या, साइप्रस, साइप्रस। देखिए कहीं पर आपको जो सीमा है, जो भूमध्य सागर की सीमा बनाते हुए देश है, उसमें आपको साइप्रस भी मिलेगा। ये साइप्रस भूमध्य सागर के अंदर में स्थित है, इसीलिए सीमा नहीं बना रहा इसके अंदर में, लेकिन कहीं कहीं आपको आपको सीमा बनाते हुए देश में आपको साइप्रस भी मिलेगा। तो उसकी चिंता मत करना, क्यों, क्योंकि ये अंदर में है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और माल्टा हो गया, लिपारी, सिसिली हो गया, ये सारे क्या है, द्वीप समूह है। अगर इसमें और एक बात करें तो सार्डिनिया है। यहां पर देखिए इस जगह पर एक द्वीप समूह है सार्डिनिया, तो यहां पे भी लिख लीजिए सार्डिनिया, सार्डिनिया। ये छोटे छोटे द्वीप समूह है। आपसे पूछ सकता है कि सार्डिनिया द्वीप समूह कहां पर स्थित है, किस सागर में, काला सागर में, कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में, इस तरह से आपसे क्वेश्चन देकर पूछ सकता है। एक द्वीप इसी में है, क्रीट उसका नाम है। क्या नाम है, क्रीट। तो आप उसको भी लिख लीजिए क्रीट। छोटे छोटे नाम है, अगर ये नाम आपको याद रहेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्रीट के बाद एक है कोर्सिका। क्या नाम है, कोर्सिका। का वाले सारे नाम इस तरह से याद रखना, क्रीट, कोर्सिका, ठीक है ना। दोनों का से नाम है। और एक है बेली एरिक, एक लास्ट है जिसे हम बोलते हैं बेली एरिक। तो इसका भी लिख लीजिए बेली एरिक। ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो कहां पर स्थित है, आपके भूमध्य सागर में स्थित द्वीप है। तो हमने भूमध्य सागर में कौन सा देश स्थल रुद्ध है, कौन सा देश इटली के बारे में वेटिकन सिटी, और कौन सा मोनाको के बारे में, और इसमें जो माल्टा है, साइप्रस है, वो एशिया का है, कौन सा यूरोप का है, और कौन सा देश सीमा बना रहा है, और छोटे छोटे जो द्वीप समूह है उनकी चर्चा यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे मैं भूमध्य सागर का ओवरऑल डिस्कशन कर चुका हूं। और भूमध्य सागर के जो एड्रियाटिक सागर के बाद आपका छोटा सागर, और फिर वहां से काला सागर से जुड़ाव हो जाता है, जिसे हमने बोला था टिरिनियन सागर यहां से शुरू होता है, आगे जाता है तो वो आता है एड्रियाटिक सागर, और उसी के आगे जाते हैं तो एजियन सागर। एजियन सागर के आगे जब जाते हैं तो काला सागर आता है। अब इसके आगे का जो सागर का मुझे डिस्कशन करना है, एजियन सागर के आगे काला सागर ब्लैक सी है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग काले सागर के बारे में समझेंगे।